आज की इस वीडियो में हम प्राइमरी स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि टेट एग्जाम 2024 की 10 नवंबर 2024 की शिफ्ट दूसरे का गणित और गणित की पेडागोजी के सभी 30 प्रश्नों को हल करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो देखें यहाँ पर क्या है। इसमें पहला प्रश्न है हमारा 16 सही 2/4 में कितने चौथाई है। ठीक है, 16 सही 2/4 में कितने चौथाई है। तो देखें पहले इसको तोड़ लें। यहाँ पर 16 का 4 का गुणा 16 में करें। ठीक है, 4 का गुणा 16 में करेंगे, 16 चौको 64 और 64 में 3 जोड़ें। ठीक है, कितने हो जाएंगे 67। तो इसको हम लिख दें यहाँ पर 67/4। अब इसमें कितनी चौथाई है, तो चौथाई मतलब 1/4। तो इसका मतलब ये है कि इसमें कितने 1/4 है, मतलब 1/4 का इसमें भाग दे दूं। ठीक है, इसमें कितनी चौथाई है, तो जितने पूछा है उतने का भाग हम दे दें। कितने चौथाई है, तो चौथाई का भाग दे दिया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 67/4 है और भागित कितना 1/4। जब भी भाग दिया होता है तो भाग की जगह गुणा लगा लेते हैं, लेकिन गुणा के बाद जो भी नंबर दिया है उसको पलट के लिख देते हैं। मतलब 1/4 है तो 4 को ऊपर कर दो और 1 को नीचे करो। अब इसको हल कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर यदि आप देखोगे तो 4 से 4 तो कट जाएगा, तो 67/1 मतलब 67 में 1 का भाग देंगे तो वही का हो जाएगा, मतलब 67 यहाँ पर आ जाएगा। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका आंसर बन जाएगा। देखें अगला अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, तो ये हमको दिए दे रखा है 100 गुणा 10 की पावर 2 भागित 10 बराबर 10 गुणा 10 की पावर क्वेश्चन मार्क प्रश्न चिन्ह। तो देखें यहाँ पर जैसे 100 है तो 100 को भी आप क्या लिख सकते हो, 10 का वर्ग लिख सकते हो, मतलब 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। और 10 का पावर 2 जी यहाँ पर क्या पहले से ही है, और भागित यहाँ पर भाग लगाओ और यहाँ पर क्या दिया 10 बराबर क्या है, तो 10 और गुणा 10 की पावर प्रश्न चिन्ह। तो प्रश्न चिन्ह की जगह पर हम क्या करते हैं, एक्स बना लेते हैं अपनी सुविधा के लिए। एक्स ना बनाओ तो प्रश्न चिन्ह भी बना रहने दो, तो भी कोई दिक्कत नहीं, एक संकेत है मात्र वो तो। अब देखें जब भी क्या होता है आधार समान होता है तो इनकी क्या है, गुणा में जो घात होती है पावर होती है वो जुड़ जाती हैं और भाग में पावर घट जाती है। तो यहाँ पर जैसे 10 की पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो इसका मतलब ये है कि 10 आधार तीनों के समान है तो 10 इन दोनों के बीच में गुणा है, तो इसका मतलब यह है कि इन दोनों की जो पावर है वो जुड़ जाएंगी। इनके बीच में यहाँ पर क्या है माइनस है, इसकी पावर क्या है घट जाएगी। बराबर क्या है, इन दोनों का आधार भी समान है, इसका मतलब 10 की पावर इसकी पावर क्या है 1 है और इधर क्या है कुछ नहीं है, मतलब सॉरी एक्स है, तो इसका प्लस में एक्स, क्योंकि दोनों की घात जुड़ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर अपना बनेगा 10 की पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 की पावर 4 और 1 कम यानी 3 बचेगा। और बराबर में देखो तो 10 की पावर कितना है 1 प्लस एक्स है। अब लेफ्ट साइड और राइट साइड यदि आप देखोगे दोनों के आधार समान है, तो ये आधार से आधार तो आप कैंसिल कर लो। अब क्या क्या बचा यहाँ पर 3 बराबर में 1 प्लस में एक्स। ठीक है, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, अब जैसे 1 को आप इधर लाते तो माइनस का हो जाएगा, तो 3 में से 1 कम हो जाएगा मतलब 2, यानी एक्स बराबर कितना आ जाएगा 2, यानी ऑप्शन बी आंसर आपका बन जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखें हम माइनस के 243 माइनस के 258 प्लस 343 और प्लस के 352। अब यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे ये दोनों संख्या माइनस की हैं और ये दोनों संख्या प्लस की हैं। ठीक है, तो पहले माइनस माइनस वालों को अलग कर लें और प्लस को अलग कर दें। जैसे यहाँ पर माइनस को इन दोनों को जोड़ें तो देखें 8 और 3 11 का एक हासिल, 5 और 1 6 और 4 10 की 0 एक हासिल, तो 2 और 2 4 और 1 हासिल का 5, यानी 501 हो रहा है माइनस का। ठीक है, इन दोनों को जोड़ा तो 501 माइनस का, और प्लस का इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखो 2 और 3 5। ठीक है, यहाँ पर क्या है 5 और 4 9, और यहाँ पर देखो 3 और 3 6। ठीक है, तो 695 हो रहे हैं प्लस के, 501 माइनस के और 695 प्लस के। जब अलग अलग चिन्ह के हैं तो घटना है, यानी इसका मतलब क्या है कि 695 में से कितने कम करेंगे हम, यहाँ पर 501 यहाँ पर हम घटाएंगे। 501 घटाओ तो 5 में से 1 कम किया 4 बचे,
9 में से 0 मतलब 9 ही बचा, और 6 में से 5 मतलब 1 बचा, यानी कितना आ जाएगा 194, मतलब ऑप्शन सी आंसर आपका बन जाएगा। प्रश्न नंबर अगला है 4, निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। क्या दिया है 16 गुणा 47 प्लस रूट में 2209 माइनस 34 का वर्ग प्लस 357 का मान क्या होगा। ठीक है, इस पूरे का मान चाहिए, तो देखें 16 गुणा 47 ये तो अलग है, तो इनका आप गुणा यहीं पर कर सकते हैं। ठीक है, 16 पंचे 16 छंग 96, 16 सत्तर 112, तो 112 की 2 हासिल कितने यहाँ पर 11 आ जाएंगे, 112 मतलब 11 हासिल। ठीक है, 16 चौको 64 और एक 65 और 10 75, यानी कि यहाँ पर क्या है 752। फिर प्लस अब कितने यहाँ पर रूट में 2209, तो 2209 का वर्गमूल, तो 2209 का जो वर्गमूल आता है वो कितना आता है 47 आता है, माइनस फिर कितना है 34 का वर्ग, और 34 का वर्ग मतलब 34 को 2 बार लिख के गुणा करें, यानी इसका गुणा कितना आता है 1156 आता है, और प्लस 357 ये अपना लिखा ही है, तो 357 को अलग कर दें। ठीक है, अब देखो यहाँ पर यदि आप देखें जैसे कि 752 47 और 357 जिस तीनों प्लस के हैं तो इनको अलग जोड़ लो, और इनमें से 1157 यहाँ पर जो है वो माइनस के, तो इनको घटा देंगे। तो देखें यहाँ पर जोड़ेंगे तो 7 और 7 14 और 2 15 16। ठीक है, 6 एक हासिल, तो 5 और 1 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15 की फिर 5 हासिल फिर 1। ठीक है, तो 3 और 1 4, 4 और 7 4 11। ठीक है, तो यहाँ पर 11 का 11। ठीक है, और माइनस यहाँ पर कितने हैं 1156। अब देखो 1156 में से 1156 घटाएंगे जी, माइनस के 1156, तो कितना आएगा आपका आंसर 0 आ जाएगा, मतलब ऑप्शन सी आंसर आपका बन जाएगा। देखें प्रश्न नंबर 5 है, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक पहिया 50 बार घूमने पर मीटर में कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक पहिया है और 50 बार घूमता है, तो 50 बार घूमने में वह कितने मीटर की दूरी तय करेगा। तो इस प्रकार यहाँ पर दिया है, ये क्या वृत्ताकार पहिया है, और पहिए द्वारा एक चक्कर में जो चली गई दूरी होती है वो वृत्त की परिधि के बराबर होती है। अब 50 चक्कर हैं तो 50 का गुणा कर देंगे एक चक्कर में चली गई दूरी, या आप सीधा सा ये भी लिख सकते हैं कि वृत्ताकार पहिए द्वारा चली गई जो दूरी होती है उसको निकालने के सीधा सा फॉर्मूला होता है एन गुणा परिधि, और वृत्त की परिधि मतलब क्या होती है 2 पाई आर, क्योंकि जो पहिया होता है वो कैसा होता है वृत्ताकार होता है। ये फॉर्मूला है, ये आप समझ लें। ठीक है, यहाँ पर एन चक्करों की संख्या, पाई आप जानती हैं जिसका मान 22/7 होता है, और आर त्रिज्या, तो त्रिज्या इसने हमको दे रखी है कितनी 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर देंगे, इसमें मान रखो एन, तो एन का मान कितना है 50 है, गुणा 2, और पाई, तो पाई का मान 22/7, ये हम जानते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, और नहीं है तो आप इसको याद कर लेना। ठीक है, इनटू में यहाँ पर आर, तो आर का मान कितना दिया 21 सेंटीमीटर, तो 21 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें सीधा सीधा गुणा रहेगा, 7 का भाग देंगे, यहाँ पर 7 दिया 21। ठीक है, इनका सभी का गुणा कर दें, तो 50 दूनी 100, तो 100 की तो 2 जीरो गई, और 22 थी 66, तो 66 पर कितनी 2 जीरो, यानी 6600। लेकिन क्या है 6600 सेंटीमीटर में है जी, लेकिन हमको आंसर किस में चाहिए मीटर में चाहिए। तो हम जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होती हैं, मतलब सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 100 का भाग देंगे, तो 6600 में 100 का भाग दे दो, 6600 में 100 का भाग देंगे, तो ये सेंटीमीटर में था तो ये किस में बदल जाएगा मीटर में बदल जाएगा, मतलब 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे तो कितने बचेंगे 66, तो 66 आपका आंसर आ जाएगा। इसमें जो सेंटीमीटर गलत छप रहा है, मतलब यहाँ पर मीटर आएगा, क्योंकि मीटर में पूछा तो आंसर मीटर में आएगा, जो सेंटीमीटर इसको काट लें, केवल मीटर यहाँ पर ऑप्शन में लिख लें यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि मीटर में पूछा तो आंसर मीटर में ही आएगा उसमें, तो मीटर में 66 मीटर आपका आंसर इसका आ जाएगा। देखें प्रश्न नंबर 6वां है, निम्नलिखित को हल कीजिए। ठीक है, इनको हल करना है, तो क्या दिया है 19 गुणा 19 प्लस 81 गुणा 81, तो ये तो सरल है। 19 गुणा 19 मतलब 19 का वर्ग, यानी कितना आता है 361, और प्लस 81 गुणा 81 करोगे तो वो आएगा 6561। ठीक है, ये 81 का वर्ग होता है। ठीक है, अब इन दोनों को आपको प्लस करना है, तो जोड़ दो यहाँ पर 2। ठीक है, 6 और 6 12 की फिर 2 एक हासिल, 5 और 1 हासिल की 6 और 3 9, और यहाँ पर 6। ठीक है, तो कितने आ जाएंगे
6922। ठीक है, यानी ऑप्शन ए आंसर आपका बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है 7वां, 9 का वर्ग माइनस 7 का वर्ग बटे 9 माइनस 7 का मान क्या होगा। ठीक है, तो वैसे तो इसमें फॉर्मूला लग रहा है, जैसे यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये अपने पास एक फॉर्मूला होता है, इससे भी कर सकते हो आप, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बटे में ए माइनस बी बराबर, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो इसको आप क्या कर सकते हैं, एक बार प्लस कर सकते हैं और एक बार इसको माइनस कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार प्लस और एक माइनस में लिख देता हूँ, नीचे क्या है, ए माइनस बी है। तो देखें ए माइनस बी से तो ए माइनस बी कट जाएगा, मतलब इसका आंसर क्या आएगा, ए प्लस बी आएगा। ए प्लस बी मतलब इन संख्याओं के जोड़ के बराबर ही इसका आंसर आएगा, मतलब 9 और 7 16, यानी 16 आंसर आपका बन जाएगा, क्योंकि ए की जगह पर 9 है और बी की जगह पर 7 है। ठीक है, 16 आएगा। और यदि आप ऐसे भी ना करना चाहें तो डायरेक्ट वर्ग भी कर दो, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या नहीं है कि आप उसमें फॉर्मूले में भी जाएं। जैसे 9 का वर्ग 81 होता है, माइनस 7 का वर्ग यानी कितना होता है, 49 होता है, और बटे में कितना, 9 में से 7 कम करेंगे 2 बचेगा। अब देखें 81 में से 49 कम करेंगे यानी कितना आएगा, 32 आएगा, और भागित कितना है, 2। तो 32 में 2 का भाग दे, तो 2 का भाग देना मतलब आधा करना, तो 32 की आधी मतलब 16, तो भी आंसर कितना आ जाएगा आपका, 16 आ जाएगा उसमें। प्रश्न नंबर 8 है, √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस डॉट 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 इस प्रकार अनंत तक के बराबर क्या होगा, इसका पूरे का मान आपको चाहिए। ठीक है, वैसे यदि मान के करोगे तो क्वेश्चन काफी बड़ा है, लेकिन आप सीधा सा ध्यान रखें कि इस तरह से यदि रूट के अंदर कोई नंबर आए और बीच में यहाँ तो प्लस देगा या आपको यहाँ पर माइनस देगा, और प्लस माइनस दे तो क्या करें कि जो भी नंबर दिए उसको आप उठाओ 12, और 12 को ऐसी दो संख्याओं में लिखो जिनका हम गुणा करें तो 12 आ जाए और उनका अंतर 1 हो। ठीक है, गुणा करने पर कितने मिले, 12, और अंतर करने पर 1 मिल जाए, यानी इसका मतलब ये है कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 4। 3 और 4 का अंतर 1 होता है और 3 और 4 का गुणा 12 होता है। तो इसका मतलब ये है कि अब देखो प्लस यदि दिया है तो बड़ा वाला नंबर आपका आंसर बन जाएगा, मतलब 4। यदि यहाँ पर माइनस दिया होता तो छोटा वाला नंबर मतलब 3 आंसर हो जाता। तो यहाँ पर आपको प्लस दिया इसलिए बड़ा वाला जो गुणनखंड आएगा मतलब 4 इसका आंसर इसका बन जाएगा। ठीक है, केवल देखते ही आंसर बन जाएगा, गुणा करने पर 12 मिल जाए और उनका अंतर कितना होना चाहिए, 1। ऐसी दो संख्या में जो भी संख्या दे रखी है उसको हम तोड़ देते हैं और अपना आंसर आ जाता है। प्लस दिया तो बड़ा वाला और माइनस दिया होता तो छोटा वाला, और आंसर आपका हो गया। ठीक है, देखें प्रश्न नंबर 9 है, दो संख्याओं का अंतर 5 है और उनका योग 11 है, संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, दोनों संख्या पता करना है कि उनका अंतर कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए और उनका योग 11 होना चाहिए। तो ये आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, जैसे जोड़ने पर कितने आए, 11 आ जाए, और घटाने पर कितने आ जाए, 5 आ जाए। तो देखो 8 और 5 का योग करते हैं 11 हो जाते हैं, और 8 में से 5 8 में सॉरी 8 और 3 का योग करते हैं तो 11 हो जाते हैं, और 8 में से 3 घटाते हैं तो 5 आ जाते हैं। ठीक है, मतलब आंसर आपका यही बनेगा। और इसको देखो, जैसे यहाँ पर 7 और 4 का योग तो कितना है, 11 है, लेकिन 7 और 4 का अंतर 5 नहीं है। ठीक है, दोनों कंडीशन फॉलो होना चाहिए, इसका मतलब बी आंसर नहीं है। सी देखेंगे तो 5 और 6 का योग तो 11 है, लेकिन 5 और 6 का अंतर 5 नहीं है, क्योंकि 5 में से 6 कम करेंगे तो 1 आएगा। इसी तरह से 9 और 2 का अंतर 7 है, 5 नहीं है, योग तो है। दोनों चीजें होना चाहिए, दोनों चीजें कहाँ पर आ रही, ऑप्शन ए में आ रही। और इसका दूसरा तरीका भी है, मतलब ऐसे ना करें आप, तो जब भी दो संख्याओं का योग और दो संख्याओं का अंतर दे तो आपको बड़ी संख्या चाहिए तो दोनों को जोड़कर आधा कर दो। मतलब यहाँ पर 11 और 5 16, और 16 का आधा कर दो 8, मतलब बड़ी संख्या 8 आ जाएगी। ठीक है, और आपको छोटी संख्या चाहिए तो दोनों का अंतर करके आधा कर दो, योग और अंतर का। तो 11 में से 5 कम करेंगे 6, और 6 का आधा मतलब 3। तो बड़ी संख्या 8 है और छोटी संख्या 3 है, और देखो आंसर वैसे ही वही हमारा आ रहा है। ठीक है, जब भी योग और अंतर दे तो दोनों को जोड़कर आधा करोगे तो बड़ी संख्या निकल जाती है, और दोनों का अंतर करके आधा करोगे तो छोटी संख्या निकल जाती है। लेकिन कंडीशन में क्या बता रहा हूं कि दोनों संख्याओं का योग आपको दिया हो और दोनों संख्याओं का अंतर आपको दिया हो, तो आप इस शॉर्ट ट्रिक का यूज कर सकते हैं। ठीक है, और ये तो वैसे भी ऑप्शन हो गए, कोई ज्यादा समस्या इसमें वैसे भी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, इसको तो देखकर वैसे ही खुश हो गए होंगे। प्रश्न नंबर 10 है, 25x प्लस 50 प्राप्त करने के लिए 7x प्लस 5 में क्या जोड़ा जाना चाहिए। बिल्कुल सरल है,
अब आप सीधा सा देखें कि 7x प्लस 5 में क्या जोड़ दें कि 25x प्लस 50 हो जाए। तो आप यहीं से देखो कि 7x को 25x बनाना है, तो 7x में कितने x और जोड़ना है, तो 18x और चाहिए आपको। 7x हैं और इनको मैं क्या जोड़ दें कि 25x हो जाए, तो इसका मतलब 18x हो जाए। दूसरे जैसे 5 हैं, तो 5 की जगह कितने करने हैं, 50 करने हैं, तो इसका मतलब 5 में कितने जोड़ दें कि 50 हो जाए, तो इसका मतलब 5 में 45 और जोड़ दो। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या बनेगा, 18x प्लस 45, यानी कि ऑप्शन ए आंसर आपका बन जाएगा। कोई ज्यादा समस्या है ही नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न है, राधा एक चाय की दुकान चलाती है। एक गिलास चाय बनाने के लिए वह 50 ml दूध और 10 ml पानी का उपयोग करती है। मतलब एक गिलास चाय में 50 ml दूध लग जाता है और 10 ml पानी का उपयोग होता है। तो बीते कल उसने 120 गिलास चाय बनाई, तो उसने कितने दूध और कितने पानी का उपयोग, अब 120 गिलास चाय बनाई तो उसमें दूध कितना लगा और पानी कितना लगा। तो देखें यहाँ पर जैसे एक साइड हम जैसे दूध निकाल लें और एक साइड हम क्या कर दें, यहाँ पर पानी की बात कर लें। ठीक है। तो अब पहले एक गिलास दूध में कितने, यहाँ पर एक गिलास चाय में कितना दूध चाहिए, तो 50 ml दूध चाहिए। और एक गिलास दूध में पानी कितना चाहिए, तो 10 ml चाहिए। अब उसने बोल रखा है कि उसने 120 गिलास चाय बनाई, तो एक एक गिलास में यहाँ पर यदि 50 ml दूध चाहिए तो 120 में कितना हो जाएगा, 120 का गुणा कर देंगे। ऐसे ही पानी क्या है, एक गिलास में 10 ml चाहिए, तो 120 गिलास में कितना हो जाएगा, 120 का गुणा कर देंगे। तो इनका गुणा यदि आप करोगे तो 12 पंच 60 मतलब 6000 ml, मतलब दूध उसको चाहिए 6000 ml। और पानी कितना चाहिए, तो 12 एकम 12 मतलब 1200 ml उसको क्या चाहिए, पानी चाहिए। लेकिन आंसर आपको लीटर में दे रखा है। तो आप जानते हैं कि 1 लीटर में 1000 ml होती है, मतलब 6 ml 6000 ml है, तो इसका मतलब ये है कि दूध चाहिए 6 लीटर और पानी चाहिए, तो इसमें 1000 का भाग देंगे तो ये आएगा 1.2 ml, सॉरी ये लीटर। ठीक है। तो 6 लीटर दूध और 1.2 लीटर पानी चाहिए, मतलब ऑप्शन बी आंसर आपका बन जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है, खाली स्थान के अनुसार मूल्यांकन निर्धारण की कोई व्यवस्थित और सतत प्रक्रिया है। तो यह परिभाषा किसकी है, मूल्यांकन निर्धारण की कोई व्यवस्थित और सतत प्रक्रिया है। यह जो परिभाषा दी थी वो किसकी, जो परिभाषा वो किसकी है, एनसीईआरटी की परिभाषा है, यानी राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान की जो परिभाषा है यहाँ पर। ठीक है। ये परिभाषा कुछ आपको आती है और परिभाषा आपको पढ़ना पड़ेगी, कौन सी परिभाषा किसकी है। प्रश्न नंबर अगला है हमारा, शैक्षणिक निदान किससे संबंधित है, संज्ञानात्मक डोमेन के उद्देश्य से, प्रभावशाली डोमेन के उद्देश्य से, रचनात्मक डोमेन के उद्देश्य से, या दिए गए सभी विकल्पों से। ठीक है। तो शैक्षणिक निदान होता क्या है, पहले आप जी समझ लें। यहाँ पर शैक्षणिक निदान क्या जो होता है, तो शैक्षणिक निदान का मुख्य उद्देश्य होता है विद्यार्थियों की सीखने की कठिनाइयाँ, कमजोरियाँ और उसकी जो व्यवहार संबंधी समस्या होती हैं और सीखने की बाधा जो होती हैं उनकी पहचान करना। ठीक है। यहाँ पर क्या है, विद्यार्थी को क्या है, सीखने की कठिनाई है इसकी पहचान करना, उसकी कमजोरी क्या है इसकी पहचान करना, व्यवहार संबंधी समस्या उसकी पहचान करना। यह इसकी पहचान जो करना होता है वही शैक्षणिक निदान है। और इससे क्या होता है कि उन्हें उपयुक्त जो है उपचारात्मक मतलब रेमेडियल टीचिंग उसको दी जा सकती है। ठीक है, छात्र को। अब इसमें जैसे संज्ञानात्मक डोमेन है, तो संज्ञानात्मक डोमेन में किसकी पहचान की जाती है, इसमें यदि हम देखें तो इसमें यहाँ पर क्या है, ज्ञान, उसकी क्या है समझ, बच्चे की क्या है समझ, उसकी क्या है चिंतन, उसकी तर्क करने की से संबंधित, छात्र को गणित या किसी विषय की कॉन्सेप्ट को समझने में कठिनाई आ रही है, इसमें इन चीजों का निदान इसमें किया जाता है कि इसमें संज्ञानात्मक ज्ञान की, समझ की, ठीक है, चिंतन की, तर्क से, और छात्र को गणित या किसी अन्य विषय में जो कॉन्सेप्ट हैं उनको समझने में कठिनाई आ रही जा रही है, उनकी पहचान इसके अंतर्गत की जाती है संज्ञानात्मक डोमेन में। ठीक है। दूसरा जैसे होता है प्रभावशाली डोमेन, तो प्रभावशाली डोमेन में क्या होता है, प्रभावशाली डोमेन को भावनात्मक डोमेन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, भावनात्मक डोमेन। इसके अलग अलग भी अंदर पता होना चाहिए। संज्ञानात्मक डोमेन में क्या आता है, ज्ञान, समझ, चिंतन, तर्क आदि की पहचान।
ठीक है। दूसरा प्रभावशाली डोमेन में क्या आता है, तो इसको हम बोलते हैं भावनात्मक डोमेन भी इसको बोला जाता है, इफेक्टिव डोमेन। इसमें छात्र की जो क्या है रुचि, उसकी क्या है यहाँ पर अभिवृत्ति, उसके जो मूल हैं उनकी पहचान इसके अंतर्गत की जाती है। रुचि वगैरह जो उसकी क्या है, उसका इंटरेस्ट किस में है, इसका इसके अंतर्गत इसकी पहचान की जाती है। छात्र कि क्या है पढ़ाई के प्रति जो रुचि है, या यहाँ पर क्या है, अरुचि है, मतलब छात्र जो है पढ़ाई के प्रति क्या है रुचि नहीं लेता है, या पढ़ाई से उसको डर लगता है, या उसको क्या है उसका पढ़ाई के प्रति नकारात्मक क्या दृष्टिकोण है। जैसे क्या है बहुत से छात्रों में क्या है, डर रहता है कि गणित कहीं ना कहीं कैसा है, कठिन है। ठीक है, तो एक उनके मन में क्या बैठ गया, डर बैठ रहा है। तो ये उसका क्या है प्रभावशाली डोमेन की पहचान करना है, फिर उसको दूर करेंगे हम उपचारात्मक से। तो प्रभावशाली डोमेन में क्या आता है, रुचि, या उसको क्या है किसी विषय से क्या डर लगता है, उसकी पहचान इसके अंतर्गत हम करते हैं। दूसरा जैसे आता है रचनात्मक डोमेन। रचनात्मक डोमेन को हम क्रियात्मक डोमेन भी कहते हैं। रचनात्मक डोमेन का दूसरा क्या है, क्रियात्मक है। तो इसमें होता क्या है, यह छात्र के कौशल और शारीरिक विधि और व्यवहार से संबंधित होता है। ठीक है, छात्र के कौशल संबंधी, ठीक है, उसकी क्या है शारीरिक गतिविधि और उसके व्यवहार संबंधी आदि की पहचान इसके अंतर्गत की जाती है, शारीरिक रचनात्मक डोमेन के अंतर्गत। इसमें जैसे उसका क्या है लिखने की क्या है क्षमता है, लिखने की समस्या है, या उसमें हस्त कौशल है। ठीक है, तो इसकी पहचान इसके अंतर्गत उसकी की जाती है, किसमें, रचनात्मक डोमेन में। ठीक है, तो और दूसरा है, अब चौथा है दिए गए सभी विकल्प। तो शैक्षणिक निदान में इन सभी चीजों की तो पहचान करना है आपको, कोई एक चीज की पहचान नहीं करना। क्योंकि शैक्षणिक निदान क्या है, इसमें क्या है बस विद्यार्थी के सीखने की कठिनाइयाँ, उसकी कमजोरी, उसकी विभिन्न प्रकार की समस्याओं की पहचान करना है। तो इसकी क्या है, ये सभी समस्या इनकी सभी की ही जरूरत है उस बच्चे के लिए। क्योंकि बच्चे का हम जब शैक्षण अधिगम करा रहे हैं, तो अधिगम का उद्देश्य है उसका सर्वांगीण विकास, और सर्वांगीण विकास करना है, इसका मतलब इन सभी की पहचान करना है। इसलिए शैक्षणिक निदान किससे संबंधित है, तो इन सभी से ही संबंधित है। लेकिन अलग अलग भी आपको इसका पता होना चाहिए, वो भी आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे। और इन चीजों को एक रजिस्टर में नोट जरूर करते जाएं, एक रजिस्टर जरूर बना लें। केवल यदि आप देख रहे हैं तो आपका टाइम बेकार जा रहा है। ठीक है, इसलिए एक रजिस्टर बना, उसमें नोट करते चलें, क्योंकि उसी तरह से यहाँ पर चल रहा है। और आपने इस यह मेरी सभी वीडियो यदि आपने क्या क्रम से समझकर लिखकर यदि कर ली, तो गारंटी मैं दे रहा हूँ आपकी टेट परीक्षा 100%, 100% यहाँ पर निकल जाएगी। ठीक है, तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखें, अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने कहा कि गणित वह भाषा है जिसमें ईश्वर ने ब्रह्मांड लिखा है। किसका कथन है, तो ये कथन है गैलीलियो गैली का। ठीक है, गैलीलियो गैली ने यह कथन कहा कि गणित वह भाषा है जिसमें ईश्वर ने ब्रह्मांड लिखा है। अब अन्य वैज्ञानिकों के नाम भी दे रखे हैं, थोड़े थोड़े इन पे भी थोड़ी सी हम नजर डाल लेते हैं। जैसे यहाँ पर क्या मार्शल स्टोन है, तो मार्शल स्टोन ने गणित को अमूर्त प्रणालियों का क्या कहा है, अमूर्त प्रणालियों का अध्ययन माना है। ठीक है, अमूर्त मतलब जो हमको क्या है कल्पना कर रहे हैं हम, अमूर्त प्रणालियों का अध्ययन कहा है इसने, प्रणालियों का अध्ययन। ठीक है जी, ये पूछ सकता है कि अमूर्त प्रणालियों का गणित जो है, अमूर्त प्रणालियों का गणित है, ये किसने कहा था, जी कहा था मार्शल स्टोन ने। ठीक है, हम कल्पना ही कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, अमूर्त है, हमारे सामने कोई चीज नहीं है, उसको क्या है यहाँ पर मान लिया, और उसके अनुसार फिर हम चल रहे थे कि किसने कहा था, मार्शल स्टोन ने कहा था। दूसरा जैसे आर्यभट्ट के बारे में तो आप परिचित हैं पहले से ही। आर्यभट्ट ने यहाँ पर जीरो और पाई, इस पर यहाँ पर काम किया था। जीरो की खोज की थी और पाई पर उन्होंने काम किया था, किसने, आर्यभट्ट ने। ठीक है, और ये भारतीय थे, ये आपको पता है। कल भी क्या है पिछले जो हमने क्या फर्स्ट जो शिफ्ट वाला प्रश्न पत्र हल किया था, उसमें भी यहाँ पर इससे संबंधित आया, तब भी हमने बताया था। ठीक है, दूसरा देखें यहाँ पर कौन है, बर्ट्रैंड रूसेल। तो बर्ट्रैंड रसेल है, तो इनकी यदि हम बात करें तो इन्होंने किस पर काम किया था, तो इन्होंने तर्क शक्ति, जो अपन बोल रहे हैं रीजनिंग, तर्क शक्ति पर काम इन्होंने किया था।
बर्ट्रैंड रसेल ने किस पर काम किया था? तर्क शक्ति पर काम इन्होंने किया था। लेकिन इसका जो आंसर है वो अभी आंसर अपना कौन सा है? ऑप्शन बी, मतलब गैलीलियो गैली। किसमें? कि गणित भय भाषा, जिसमें ईश्वर ने ब्रह्मांड लिखा, किसका कथन था? गैलीलियो गैली। और लेकिन इनको भी ध्यान रखना है कि मार्शल स्टोन ने गणित को क्या कहा है? अमूर्त प्रणालियों का अध्ययन कहा है। आर्यभट्ट के बारे में आप जानते हैं कि इन्होंने क्या शून्य का आविष्कार किया और पाई पर भी इन्होंने काम किया। बर्ट्रैंड रसेल ने तर्क शक्ति पर काम किया था। ठीक है, ब्रिटिश के थे यहाँ पर जो बर्ट्रैंड रसेल थे, ये कहाँ के थे? ब्रिटिश के। ये यहाँ पर दार्शनिक और गणितज्ञ थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन गणित पढ़ाने के उद्देश्य में से संबंधित है? ठीक है, तो इनमें से 3 कथन दे रखे हैं और इसमें 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो कौन सा कथन जो है गणित के पढ़ाने के उद्देश्य, मतलब गणित किस उद्देश्य से पढ़ा जाता है? तो पहला जैसे कथन है, समस्या को हल करने की क्षमता विकसित करना। तो ये कथन तो सही लग रहा है, क्योंकि हम गणित पढ़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है? यदि हम देखें तो विभिन्न प्रकार की समस्याओं को हल करने की क्षमता विकसित करना छात्रों में ये एक मुख्य उद्देश्य होता है। दूसरा, निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना। गणित से निर्णय लेने की क्षमता भी विकसित होती है, मतलब दूसरा कथन भी सही है। तीसरा है, संख्याओं और संख्या प्रणाली की अच्छी समझ विकसित करना। तो ये भी है, क्योंकि हम गणित में संख्या और संख्या प्रणाली पर ही तो काम करते हैं, उसकी उनकी समझ विकसित करते हैं। इसका मतलब ये है कि कथन 1, 2, 3 तीनों सही है, मतलब ऑप्शन डी आंसर आपका बनेगा, 1, 2 और 3। ठीक है, तो तीनों ही कथन इसमें कैसी हैं? शामिल हैं। ठीक है, और ये आपकी समझ पर ही है, ये आप देखकर ही यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ज्यादा वैसा नहीं है कोई इसमें। ठीक है, कोई डेफिनेशन भी नहीं कि किसी विशेष वैज्ञानिक की डेफिनेशन हो इसमें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर दिया है a बराबर 2, b बराबर -1, c बराबर 1। और ये हमको व्यंजक दिया है 2a² b² c² प्लस 2ab² c प्लस a×b×c प्लस b² c प्लस a² b प्लस ab²। ये हमको यहाँ पर दे रखा है और इसमें आपको a b c की वैल्यू आपको दे रखी है और इस पूरे का मान आपको पता करना है यहाँ पर। ठीक है, तो आप क्या करने को तो डार्ट भी इसका मान रख दो तो भी हो जाएगा, लेकिन आप थोड़ा सा ये कर सकते हैं, जैसे यहाँ से यहाँ तक यदि आप देखें, इन तीनों में ही एबीसी है। ठीक है, तो इन तीनों में से एबीसी है, तो यदि आप चाहो तो इन तीनों में से एबीसी यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं। और भी तरीका है, जैसे यहाँ पर क्या है, यदि हम देखें, जैसे एक को b² c के साथ ले लो, एक को b² इसके साथ ले लो और एक को इसके साथ ले लो, कहीं से भी आप कर सकते। पहले मैं यहाँ से यदि देखूं तो तीनों में से मैं एबीसी कॉमन ले रहा हूँ। ठीक है, इन तीनों में से एबीसी कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा? 2 और ए बी सी यहाँ पर बच जाएगा। और यहाँ पर क्या है? प्लस यहाँ पर 2 बच जाएगा। अब देखो ए निकल गया, सी निकल गया और b² में से b निकल गया, तो केवल b बचा। ठीक है, और प्लस ए बी सी का निकल गया, मतलब यहाँ पर केवल 1 बचेगा। ठीक है, फिर प्लस यहाँ पर देखो, जैसे b² c a² b और a b², तो इसमें भी आप चाहो तो कॉमन ले लो। जैसे इन तीनों में कॉमन आपको क्या दिख रहा है? बी कॉमन दिख रहा है, तो आप बी कॉमन ले लो। और ना लोगे तो डायरेक्ट भी रखोगे तो भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बी कॉमन लोगे तो यहाँ पर बी सी बचेगा, यहाँ पर क्या है? केवल a² बचेगा। और यहाँ पर बी कॉमन लोगे तो यहाँ पर ए बी बच जाएगा। ठीक है, अब इसको यहाँ पर सॉल्व हम करते हैं। तो ए बी सी मतलब तीनों का गुणा, तो दो ए का मान 2, बी का मान -1 और ए सी का मान 1। तो 2 गुणा 1 2, एकम 2, और 2 का फिर 1 से गुणा करेंगे तो -2, तो यहाँ पर -2 आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो इन ए गुणा बी गुणा सी का माइनस का 2 है, और -2 का फिर 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4। फिर यहाँ पर देखो, अब 2b, तो b का मान कितना है? 1 है माइनस का, तो 1 का गुणा 2 से करेंगे 2 आ जाएंगे, लेकिन माइनस के इसलिए माइनस के 2 हो जाएंगे, और प्लस का ये 1 है। ठीक है, फिर प्लस यहाँ पर b है, तो b माइनस का है इसलिए -1 लिख दो। अब बी सी, तो मतलब 1 गुणा 1 1 आएगा, लेकिन माइनस का 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 प्लस का 1 माइनस का है। a², तो a² मतलब 2 का स्क्वायर यानी कि 4। फिर ए बी, तो मतलब 2 गुणा 1 यानी -2 हो जाएंगे, क्योंकि 1 माइनस का है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखें, यहाँ पर -4 और -2, -6 में से 1 कम करेंगे तो -5, मतलब -2 गुणा -5। ठीक है, और यहाँ पर देखो, जैसे 1 माइनस का, और इधर देखें 4 प्लस के 2 और 1 3 -3, तो 4 में से 3 कम करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा।
ठीक है, तो माइनस और माइनस प्लस के 5 दूनी 10 और माइनस का 1, यानी कितना आ जाएगा यहाँ पर 9, 10 में से 1 कम करेंगे 9, यानी ऑप्शन सी आंसर आपका बन जाएगा। देखें, अगला प्रश्न है, x बराबर 7.5 पर बहुपद फलन f ऑफ x बराबर x की पावर 3 माइनस 4x प्लस 8 का मूल्यांकन कीजिए। मतलब x की जगह पर 7.5 रखना है और इसे 7.5 को इस पूरे फलन में रखना है और इसमें फिर इसका पूरे का मान निकालना, इनमें से क्या आएगा। अब इसमें समस्या क्या है, 7.5 की पावर 3, तो कैलकुलेशन करोगे तो बढ़ आएगा। तो ऐसे जी क्या है, आपको भले ही 7.5 दिया लेकिन आप 7.5 मत रखो, क्योंकि 7.5 रखोगे तो जो जो परीक्षा जिसने पेपर बना उसका उद्देश्य पूरा होगा, क्योंकि उसका उद्देश्य है कि इसमें टाइम वेस्ट कैसे किया जाए आपका, है ना। तो इसमें 7.5 मतलब दशमलव के चक्कर मत पड़ो आप इससे। और 0.5 है तो राउंड फिगर है, मतलब 5 से आगे मतलब फिर 7 से आगे मतलब 8, मतलब हम तो यहाँ पर x बराबर कितना लिखेंगे, 8 लिखेंगे। 8 लिखने पर जो क्या है आंसर, यदि जैसे क्या है प्लस माइनस में आता है तो प्लस में 200 से ऊपर आता है, 300 जैसे 300 के आसपास है, 300 के ऊपर आता है तो ये बनेगा। माइनस में 400 के ऊपर आता है ये आता है बनेगा। माइनस में 300, प्लस में 300 के ऊपर आता है तो ये बनेगा, और प्लस में 399 के ऊपर आता है तो फिर आंसर अपना मतलब 400 से ऊपर आता है तो आपका आंसर ये बनेगा। तो हमें यहाँ पर ऊपर वाला रख रहा है तो इनसे जो ऊपर आएगा वो आंसर आपका बन जाएगा। ठीक है, रखते हैं फिर आपको और समझ में आएगा। तो एक्स की जगह पर क्या लिख दें, 8 लिख दें, ये मत लिखो, ये लिखोगे तो फंस जाओगे आप, क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट होगा। देखो 8 की पावर 3, क्यों, क्योंकि एक्स की पावर 3 तो मैंने यहाँ पर 8 ले लिया राउंड फिगर में, माइनस 4 और एक्स मतलब फिर 8। ठीक है, फिर प्लस में कितने, 8। ठीक है, तो 8 की पावर 3 मतलब 8 का घन आप जानते हैं कितना होता है, 512, माइनस 8 चुकुम 32 और प्लस में कितने, 8। ठीक है, तो देखें यहाँ पर, अब देखो 512 में 8 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 520 हो जाएंगे, और 520 में से 32 कम करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 488। किसके आएंगे, प्लस के आएंगे, क्योंकि प्लस के नंबर बढ़े हैं। तो प्लस के नंबर बढ़े हैं तो इन दोनों में से आंसर है। अब देखिए 488 मतलब 400 के राउंड फिगर वाला कौन सा है, ऑप्शन डी है, यानी ऑप्शन डी आंसर आपका बन जाएगा। 488 है तो 400 के पास वाली संख्या आपका आंसर बनेगी, क्योंकि आपने अपर वाला लिए ना, तो अपर वाला किसके अपर में है, इसके अपर में, तो जी वाला आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, मतलब ऑप्शन डी आंसर आपका बन जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पर देखो 8 की पावर 2.4 गुणा 2 की पावर 3.7 माइनस 16 की पावर 1.3 बराबर 2 की पावर प्रश्न चिन्ह लगाए, क्वेश्चन मार्क लगाए। तो देखें 8 को यदि आप देखें तो 8 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 2 गुणा 3 बार करते हैं तो 8 हो जाते हैं, और पावर कितनी है 2.4, तो यहाँ पर पावर 2.4। ठीक है, फिर गुणा, फिर कितना है 2 की पावर 3.7 माइनस 16 की पावर है तो 16 को अपन लिख सकते हैं 2 की पावर 4 गुणा, यहाँ पर क्या है 1.3 है ये पावर में, बराबर कितनी है 2 की पावर कितनी है प्रश्न चिन्ह यानी x लगा दो। ठीक है, अब देखो इन दोनों के आधार समान है, और आधार समान है तो पावर जुड़ जाती है, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, तो देखो पहले इनका गुणा करेंगे, 24×3 = 72 मतलब 7.2, और प्लस में कितने हो जाएंगे 3.7। ठीक है, माइनस 2 की पावर कितनी 4 गुणा 1.3, 13×4 = 52 मतलब 5.2 बराबर कितना है 2 की पावर x, तो बराबर 2 की पावर x। ठीक है, अब देखें इनको सॉल्व करेंगे हम, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो 7 और 3 10, 10.729 मतलब 2 की पावर कितना होगा यहाँ पर 10.9, और माइनस 2 की पावर 5.2 बराबर कितनी है, पावर है जी सॉरी यहाँ पर बराबर है 2 की पावर x। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पर है। अब इसको हम थोड़ा इधर से प्रश्न यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखें तो आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा जो मिस प्रिंट छप गया, ये यहाँ पर माइनस लगा है तो माइनस की जगह पर यहाँ पर भाग है। ठीक है, भाग है तो यहाँ पर देखो सभी जगह माइनस की जगह भाग कर लो। अब भाग आ गया तो भाग में क्या होता है, घातें घट जाती हैं, आधार समान होने पर घातें घट जाती हैं, मतलब 2 की पावर 10.9 माइनस कितने 5.2 बराबर कितनी है 2 की पावर x।
आधार से आधार तो कट जाएगा, तो x बराबर क्या बचेगा, 10.9 और -5.2। तो यहाँ पर 10 में से 5 कम करेंगे 5 आ जाएगा, और 9 में से 2 कम करेंगे 7 आ जाएगा। मतलब 5.7 आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी आंसर आपका बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा मिसप्रिंट था, ये सुधार लेना। यहाँ पर भाग है, ठीक है, माइनस लगा था, लेकिन ये क्या भाग है, यहाँ पर टाइप करने में थोड़ा सा छूट गया था पहले। अगला प्रश्न है, अनुपात 35:98 को सरलतम रूप में लिखिए। यानी 35 और 98 में जितना ज्यादा से ज्यादा हो वो काट दो। 35:98 का मतलब 35/98। तो दोनों में किसका भाग जा रहा है, जैसे 5 का भाग 35 में जाता है लेकिन 98 में नहीं जाता। तो 35 में 7 का भाग जा रहा है, तो 7×5 = 35, और 7 का भाग 98 में देंगे तो 7×1 = 7, 2 बचे 28 होगा, 7×4 = 28, यानी 5/14। 5/14 मतलब 5:14, यानी ऑप्शन सी आंसर आपका बन जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रांचिंग प्रोग्राम किसने विकसित किया। ठीक है, तो ब्रांचिंग प्रोग्राम यदि हम देखें तो ये किया था यहाँ पर किसने, क्राउडर ने। ठीक है, क्राउडर ने किया था 1954 में। ठीक है, ब्रांचिंग प्रोग्राम किसने विकसित किया था, तो ब्रांचिंग प्रोग्राम किसने विकसित किया था, क्राउडर ने 1954 में विकसित किया था। अब ब्रांचिंग प्रोग्राम होता क्या है, कि क्या होता है कि यहाँ पर क्या है, इसमें बहुविकल्पी प्रश्न इसमें होती है। ब्रांचिंग प्रोग्राम में क्या करते हैं, बच्चे की क्या चेक करने के लिए बहुविकल्पी यहाँ पर प्रश्न होती हैं। अब उन बहुविकल्पी प्रश्न में से यदि बालक के सही उत्तर चयन करता है तो उसको क्या है, अगले विषय सामग्री की ओर ले दिया जाता है, मतलब आगे उसको बढ़ा दिया जाता है। अगले पार्ट की ओर अपन, जैसे अपन मान ले अगला विषय सामग्री उसको दे दी जाता है। लेकिन यदि वह गलत उत्तर देता है, ठीक है, उन चार यहाँ पर जो बहुविकल्प होते हैं उनमें से यदि गलत का चयन वह करता है तो उसकी गलती को समझाने वाले के लिए उसे क्या है, उपचारात्मक यानी कि रेमेडियल फ्रेम की ओर उसको क्या है भेजा जाता है। ठीक है, यदि क्या गलत उत्तर देता है तो उसको उपचारात्मक, उसको शिक्षण यहाँ पर करा जाता है। और यदि वह सही उत्तर देते तो कोई दिक्कत है ही नहीं, तो उसको विषय सामग्री की ओर बढ़ा दिया जाता है। इसमें ब्रांचिंग प्रोग्राम में बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं। उन बहुविकल्पी प्रश्न में से यदि बालक है, छात्र है, सही उत्तर दे रहा है तो उसको अगली विषय सामग्री पर बढ़ा देते हैं। लेकिन यदि वह गलत उत्तर देता है तो फिर उसका उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। यही ब्रांचिंग प्रोग्राम है जिसको किसने दिया था, क्राउडर ने इसको विकसित किया। कब किया था, 1954 में। ठीक है, अगला प्रश्न है, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदलना चाहिए। ये समीकरण दिया है, इनमें से कुछ दो संख्याओं को बदलें कि समीकरण सही हो जाएगा। अभी गलत है क्योंकि बराबर कितना आना चाहिए, 39 आना चाहिए। अभी 39 नहीं आएगा क्योंकि 3 का भाग दोगे पहले 12 में तो कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, और 18 में से 4 कम करेंगे 12 आ जाएगा। और 9 दूनी 18, 12 और 18 30 होते हैं, 39 नहीं होते। तो इसने बोला है कि इनमें से कौन सी दो संख्याओं को आपस में बदल दें ताकि उत्तर सही हो जाए। तो आपको रख रख के देखना पड़ेगा। यहाँ पर यदि हम देखें जैसे 12 और 9, ठीक है, 12 और 9 को यदि हम बदल दें तो उत्तर आपका सही हो जाएगा। देख लो, जैसे 18, 12 की जगह 9 लिख दो, भागित कितना 3, और प्लस यहाँ पर कितना 12 और गुणा 2। ठीक है, तो यहाँ पर 18 9 में भाग देंगे तो 3, और गुण प्लस 12 दूनी 24। ठीक है, तो 24 और 18 यानी कितने हो जाएंगे, 42, और -3 यानी कितने, 39। तो बराबर में 39 आ जाएंगे। तो कौन सी संख्या को बदलने पर प्राप्त होगा, 12 और 9, यानी ऑप्शन डी आंसर आपका बन जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए इंटरचेंज आपस में बदलना चिन्ह। जैसे यहाँ पर क्या है, माइनस और प्लस को आपस में बदलना है, संख्या में 2 और 5 को आपस में बदलते हैं। तो 8 + 15 भागे 2 गुणा 8 - 5 का मान क्या होगा। ठीक है, शिफ्ट फर्स्ट जो क्वेश्चन प्रश्न पत्र था हमारा, उसमें भी इसी तरह का क्वेश्चन आया था, केवल संख्या बदली थी। ठीक है, बिल्कुल सेम था यहाँ पर, केवल यहाँ पर जो निर्देश सेम थे, केवल यहाँ पर संख्या बदल गई। तो यहाँ पर माइनस और प्लस को आपस में बदलने में, और 2 और 5 को आपस में बदलने में। देखें यहाँ पर 8, इसको नोट करें तो 8, फिर प्लस है तो प्लस की जगह अपन माइनस लगा लो, कितनी है 15, फिर भागित तो भाग की जगह भाग ही रहेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर 2, तो 2 की जगह पर क्या लिखना है आपको, 5, गुणा 8, माइनस तो माइनस की जगह आपको क्या रखना है
प्लस रखना है, और 5 तो 5 की जगह पर आपको 2 रखना है। बस ये ध्यान रखना है कि 2 और 5 को बदलना है, और प्लस और माइनस को बदलना है, और किसी में परिवर्तन आपको नहीं करना है। अब इनको करो। देखो, कल बताया था कि जब भी आप कैलकुलेशन करो तो सबसे पहले भाग करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर प्लस करते हैं, और फिर माइनस करते हैं, जिस क्रम में आप चलाओगे। तो पहले इसमें भाग करेंगे। देखो, 8 माइनस 5 का भाग देंगे 15, तो 5 दिए 15, फिर गुणा में 8, ठीक है, प्लस 2। अब क्या करेंगे, भाग के बाद अब गुणा करेंगे, तो 8 दिए 24, मतलब 8 माइनस 24 और प्लस के 2। अब देखो, 8 और 2 10, प्लस के हो गए, और 10 में से यहाँ पर 24 कम करेंगे तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे, माइनस के 10 में से क्या 24 कम करेंगे तो माइनस के 14 आ जाएंगे। तो -14, यानी कि यहाँ पर जैसे 14 यहाँ पर बना लेता हूँ, यहाँ पर ये हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारा आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सहकारी अधिगम की विशेषताएं। सहकारी अधिगम क्या होता है, उसकी विशेषता क्या है, वो हमको यहाँ पर बताना है। तो पहले तो आप जी समझ लें कि सहकारी अधिगम होता क्या है। सहकारी अधिगम एक शिक्षण प्रक्रिया की रणनीति है। शिक्षण की क्या रणनीति है, जिसमें हम क्या करते हैं, विद्यार्थियों को छोटे छोटे समूह में एक साथ मिलाकर किसी शैक्षिक लक्ष्य को पूरा करने के लिए कार्य करते हैं। मतलब इसमें के जो विद्यार्थी होते हैं उन्हें छोटे छोटे समूह में बांट देते हैं, और उस समूह को क्या है, समूह अपना अपना क्या करता है, लक्ष्य के अनुसार क्या काम करता है जो उनको दिया जाता है। इसकी यदि हम क्या है विशेषता देखें, तो इनमें यहाँ पर क्या है, पूरा व्यक्तिगत प्रदर्शन पर ध्यान नहीं दिया जाता है। सहकारी अधिगम में व्यक्तिगत प्रदर्शन पर ध्यान नहीं दिया जाता कि एक छात्र ने कितनी प्रगति की या नहीं की। इसमें पूरे समूह की सफलता और असफलता को ही आंका जाता है। मतलब यहाँ पर क्या है, इसकी जब सबसे मुख्य जो विशेषता होती है वो होती है सकारात्मक अन्योन्याश्रय। मतलब ये इस सिद्धांत पर काम करता है कि यहाँ पर क्या है, या तो हम साथ डूबेंगे या साथ में तैरेंगे। मतलब सफलता तो सभी की सफलता, और असफलता तो सभी की असफलता। तो इसकी जो क्या सहकारी अधिगम की सबसे मुख्य विशेषता होती है सकारात्मक अन्योन्य आश्रय, ठीक है, जिसकी सबसे मुख्य विशेषता इसमें होती है। देखिए, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पर जो अपन को दे रखा है 126 भागित 14 गुणा 9 माइनस 53, ठीक है, इसका मान अपन को निकालना है। तो देखें, यहाँ पर आपको क्या दिया, भाग दिया है, गुणा दिया है, और माइनस दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। मतलब 14 का भाग 126 में दें, तो 14 9 126, तो 9 आ जाएगा, और गुणा कितना, 9, और माइनस यहाँ पर 53। अब देखें, यहाँ पर गुणा और माइनस में सबसे पहले क्या करेंगे, गुणा करेंगे। मतलब 9 गुणा 9 81 माइनस 53, ठीक है। अब 81 में से 53 हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो देखें यहाँ पर 11 में से 3 मतलब 8 बचेंगे, ये 7 में से 5 मतलब 2 बचेंगे, यानी 28 आपका आंसर आ जाएगा। मतलब ए ऑप्शन आपका बन जाएगा। प्रश्न नंबर 25 है, मतलब अगला है, ये 85 नंबर मिलेगा आपको पेपर में। निम्नलिखित में से कौन शिक्षण कार्य के निर्णायक है, ठीक है। तो शिक्षण कार्य के निर्णायक, या मतलब अंतिम जो यहाँ पर उद्देश्य अपन इसको बोल सकते हैं। तो अंतिम उद्देश्य क्या है शिक्षण कार्य का, तो पहला है जैसे ऑप्शन ए है, उत्कृष्टता को प्रभावी बनाने के लिए। दूसरा है शिक्षित करने के लिए। तीसरा है कक्षाओं का सही प्रबंधन। और चौथा है छात्रों के साथ संचार। तो शिक्षण कार्य के निर्णायक यदि देखें या अंतिम उद्देश्य देखें, तो वो है यहाँ पर क्या है, उत्कृष्टता को प्रभावी बनाने के लिए, ठीक है। उत्कृष्टता को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षण का मुख्य उद्देश्य केवल ज्ञान देना या कक्षा संभालना नहीं होता, बल्कि शिक्षण प्रक्रिया में गुणवत्ता और उत्कृष्टता को प्रभावी ढंग से लागू करना होता है उसमें, ठीक है। जैसे यहाँ पर जो दूसरा आपसी वाला कक्षा प्रबंधन और जो संचार दिया है, तो कक्षा प्रबंधन और संचार जी क्या है, शिक्षण के साधन है। अंतिम यहाँ पर क्या है, निर्णायक नहीं है जी, कि निर्णायक जी क्या है, शिक्षण प्रक्रिया के क्या साधन है, कक्षा प्रबंधन और संचार, ठीक है। और शिक्षित करने के लिए तो ये तो सामान्य सी बात है, शिक्षित करना नहीं, प्रभावी बनाना, उत्कृष्टता को प्रभावी बनाना, ये क्या है, शिक्षण का क्या होता है, कार्य का निर्णायक है या अंतिम उद्देश्य इसका होता है। ऑप्शन ए इसका सही है, ठीक है। प्रश्न नंबर 26 है, व्यक्ति की योग्यता को निर्धारित करने के लिए प्रयोग की जाने वाली प्रक्रिया क्या है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है अधिकतम प्रदर्शन परीक्षण। दूसरा है विशिष्ट प्रदर्शन परीक्षण।
तीसरा है सामान्य प्रदर्शन परीक्षण और चौथा है मानदंड प्रदर्शन परीक्षण। तो यहाँ पर योग्यता को निर्धारित करने के लिए प्रयोग की जाने वाली जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर है अधिकतम प्रदर्शन परीक्षण। ठीक है, ये इसका आंसर इसका बनेगा। प्रश्न नंबर अगला है, निम्नलिखित में से किस आधार पर पाठ्यचर्या का निर्माण निर्भर करता है? पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में भी ये क्वेश्चन आ जाता है, होता खैर अलग अलग है, पाठ्यचर्या अलग चीज होती है और पाठ्यक्रम अलग अलग होता है। तो इनके निर्माण में किस आधार पर इनका निर्माण किया जाता है? जैसे ये ऑप्शन ए है मनोवैज्ञानिक आधार पर, सामाजिक आधार पर, लचीलापन आधार या गणितीय आधार। तो यदि हम देखें तो पाठचर्या और पाठ्यक्रम का जो निर्माण निर्भर करता है वो किस पर निर्भर करता है? मनोवैज्ञानिक आधार पर निर्भर करता है, क्योंकि पाठ्यक्रम या पाठचर्या के निर्माण में मनोवैज्ञानिक आधार की प्राथमिक भूमिका होती है। यह आधार विद्यार्थियों की आयु, मानसिक क्षमता, रुचियों, आवश्यकताओं, विकास, इनकी सीखने की गति को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। ठीक है, तो और दूसरा यहाँ पर यदि हम सामाजिक आधार देखें तो यद्यपि सामाजिक आधार भी पाठ्यक्रम का एक प्रमुख स्तंभ होता है, लेकिन इस प्राथमिकता में यदि हम देखें तो मनोवैज्ञानिक आधार ही है। सामाजिक आधार भी क्या होता है, पाठ्यक्रम में इसका भी ध्यान रखा जाता है, लेकिन प्रमुख आधार में यदि हम देखें तो मनोविज्ञान का आधार ही होता है। दूसरा जैसे इसमें है लचीलापन आधार, तो लचीलापन जो है वो तो यहाँ पर क्या है, पाठ्यक्रम का एक गुण है, मतलब यहाँ पर आधार नहीं है। ये तो जो पाठ्यक्रम या पाठचर्या बनाते हैं, निर्माण करते हैं, तो उसका एक गुण है, उसकी विशेषता है, ना कि आधार है। ठीक है, गणितीय आधार, तो गणितीय आधार मतलब इसका आधार तो रखते ही नहीं पाठचर्या निर्माण में, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही है, मनोवैज्ञानिक आधार पर। और इस मनोवैज्ञानिक आधार में ही क्या विद्यार्थी की आयु, मानसिक क्षमता, रुचि आदि को ध्यान में रखकर पाठचर्या का निर्माण किया जाता है। अगला प्रश्न है, चतुर्थ श्रेणी के लिए समय के आकलन के लिए मानदंड है। चतुर्थ श्रेणी मतलब क्लास, जैसे फोर्थ का कोई यहाँ पर क्या बच्चा है, ठीक है, तो क्लास फोर्थ के बच्चे के लिए समय के आकलन के लिए, तो समय का आकलन किस तरह से आप करेंगे? तो इसमें जैसे ऑप्शन ए दिए, केवल डिजिटल घड़ी पर पढ़ने का समय, पूर्वाह्न और अपराह्न की अवधारणा उसको क्लियर हुए, या दूसरा है केवल केवल डिजिटल घड़ी पर पढ़ने का समय, तीसरा है केवल अनुरूप घड़ी पर पढ़ने का समय, और चौथा इधर यहाँ पर इधर टाइप है, क्या है, डिजिटल और अनुरूप घड़ी पर पढ़ने का समय, हाफ पास्ट, क्वार्टर पास्ट, क्वार्टर टू एम, पीएम की अवधारणा, मिनट सेकंड के बीच संबंध। तो क्लास फोर्थ के बच्चों के लिए ये सब चीजों का पता होना चाहिए, मतलब डिजिटल घड़ी को भी उसका क्या है अवधारणा क्लियर हो, अनुरूप घड़ी का भी उसको क्या है अवधारणा क्लियर हो, हाफ पास्ट, क्वार्टर पास्ट, क्वार्टर टू एम, ए एम, पी एम, इन मिनट और सेकंड, इन सभी की अवधारणा उसको क्लियर होना चाहिए। तो ऑप्शन डी इसका आंसर कैसा बनेगा? सही बनेगा। ठीक है, केवल वाला नहीं बनेगा, एक लिमिट थोड़ी है, उसको पूरा यहाँ पर समय की पूरी अवधारणा उसको क्लियर होने चाहिए। अगला प्रश्न है, मास्लो के सिद्धांत के अनुसार बुनियादी जरूरतों में शामिल है। जैसे पहला ऑप्शन है शारीरिक जरूरतें, सुरक्षा और सुरक्षा अपनापन, दूसरा है सुरक्षा, प्यार और अपनापन, इसका है जी, तीसरा है क्रियात्मक जरूरत, और चौथा है सुरक्षा और सम्मान। तो मास्लो के सिद्धांत के अनुसार बुनियादी जरूरतों में शामिल है क्रियात्मक जरूरत। क्रियात्मक जरूरत में यहाँ पर क्या आता है, तो क्रियात्मक जरूरत में यदि आप देखें जैसे क्या है, भोजन है, पानी है, ठीक है, नींद है, ये सभी क्या आती हैं, क्रियात्मक जरूरत होती है। ठीक है, तो प्राथमिकता इन्हीं की है यहाँ पर। ठीक है, बुनियादी जरूरतों में देखें तो बुनियादी जरूरतों भोजन, पानी, नींद, ये है यहाँ पर क्रियात्मक जरूरत है। इन्हें मास्लो का जो आवश्यकता पदानुक्रम था उसको 5 स्तरों में इसने क्या बांटा था, और उस 5 स्तर की जो पिरामिड बना था उसमें सबसे नीचे जो वाला स्तर था, मतलब जो प्राथमिकता थी, उसमें यदि हम देखें तो उसमें प्राथमिक में भोजन, पानी, नींद ही थी, यहाँ पर शारीरिक आवश्यकता ही हैं। ठीक है, तो इसका जो क्रियात्मक जरूरत ही है, मतलब ऑप्शन इसी आंसर इसका है इसमें। ठीक है, देखें अगला प्रश्न है, मोहन को प्रत्येक सही सवाल के 3 अंक मिलते हैं और गलत सवाल के 2 अंक घट जाते हैं या काट लिए जाते हैं। ठीक है, मतलब माइनस मार्किंग है, यदि एक प्रश्न सही करता है तो 3 अंक मिलते हैं, और एक प्रश्न यदि गलत करता है तो उसके 2 अंक काट लिए जाते हैं।
वह 30 सवाल करता है तो 40 अंक प्राप्त करता है, तो सही सवालों की संख्या क्या होगी? जब इस प्रकार माइनस मार्किंग वाला आए तो एक प्रश्न के जितने मिलते हैं और एक प्रश्न के जितने कटते हैं उन दोनों को जोड़ दो। जैसे एक प्रश्न के 3 मिलते हैं और एक प्रश्न के 2 कट जाते हैं, तो 3 और 2 5। 5 का भाग देंगे किस में? तो जितने अंकों का लॉस हुआ है। अब लॉस का मतलब ये है, जैसे उसने 30 सवाल किए हैं, 30 सवाल किए हैं, तो 30 सवाल यदि सही होते तो एक प्रश्न के यदि 3 अंक मिलते हैं तो 30 सवाल के उसको 30 या 90 अंक मिलने थे, लेकिन मिले कितने? 40 अंक मिले। 90 मिलने थे, ठीक है। एक प्रश्न के यदि 3 अंक मिलते हैं तो 30 सवाल यदि उसने किए तो 30 या 90 मिलने चाहिए, लेकिन कितने मिले? 40 मिले। मतलब कितने का घाटा चल रहा है उसको? 50 अंक। तो जो इसे 50 में ही हम इसका भाग देंगे, कितने का? मिलने वाले और कटने वाले को जोड़कर। एक प्रश्न के 5 3 मिलते हैं और एक प्रश्न के 2 कट जाते हैं, तो 2 3 और 2 को जोड़कर भाग देंगे तो कितना आएगा? 10। और जो आता है ये संख्या आती है गलत प्रश्नों की। किसकी संख्या आती है? गलत प्रश्नों की संख्या आती है। मतलब उसने 10 प्रश्न गलत किया। अब सोचो, 30 में से उसने 10 यदि गलत किए तो आप सही तो प्रश्न खाली दो गई, क्योंकि 30 में से यदि 10 गलत कर रहा है तो 30 में से 10 घटा दो, मतलब 20 प्रश्न उसने सही किए। और उसने क्या पूछा था? सही सवालों की संख्या। तो सही सवालों की संख्या है कितनी? 20। बिल्कुल सरल है। ध्यान एक बार और समझ लें कि एक प्रश्न के जितने मिलती हैं और जितने कटती हैं उन दोनों को जोड़कर भाग दे तो कितने में? जितने अंक उसके कम हो गए। 30 प्रश्नों के 90 मिलने थे, 40 मिले, तो 50 कम हो रहे हैं। तो 50 में 5 का भाग दिया तो कितने आ गए? 10 आ गए। और ये संख्या मिलती है कौन सी? गलत प्रश्नों की। तो 30 में से 10 प्रश्न गलत हैं, इसका मतलब 30 में से 20 प्रश्न सही किए हैं, तो 20 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से